हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम लोग इसमें CPO-SI 2022 के इंग्लिश के प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग करने जा रहे हैं 10 नवंबर का शिफ्ट 3। 10 नवंबर का शिफ्ट 3 होने का मतलब आज हमारा 6 सेट हो जाएगा। अगर ये हम पूरा ही कर लेंगे, आज 6 हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास कितने और बचेंगे? 3 सेट्स और बचेंगे। अच्छा, आज 6 होने जा रहा है, दैट मीन्स कि हम 5 सेट्स लगा भी चुके हैं। तो जो लोग आज हमारे साथ पहली बार हो, ठीक है, तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। अब क्या इन्फॉर्मेशन देना जान ही गए होंगे कि 5 सेट्स हम इसके पहले लगा चुके हैं और ना केवल 2022 के बल्कि 2023 के कितने सेट्स होंगे? 9 सेट्स डिस्कस हो चुके हैं। इसके अलावा CGL के, CHSL के, स्टेनो के, MTS के सबके सेट लगे हैं, सबके 2-2 साल के सेट लगे हुए हैं। ये कहाँ मिलेंगे? आप प्लेलिस्ट खोल लीजिए, ठीक है ना। प्लेलिस्ट अब चैनल पे तो हो ही, आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सबके लगे हुए हैं। कुछ ग्रामर के भी लेक्चर्स हैं जो आपके काम के लगे, उनको देख लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट भी हैं, ठीक है। तो ये हो गई बात। PDF सबके साथ अटैच है, जितने भी वीडियो हैं सबके साथ उनका PDF अटैच है। आप चाहे वीडियो के जरिए लिंक पे जाइएगा, चाहे हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये सारी चीज़ें हो गई, जो इन्फॉर्मेशन देनी थी हो गई। चलिए, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। वो बातें तो रोज़ ही होती हैं। आज पहला क्वेश्चन क्या है आपका? इडियम बताना है, ठीक है। चलो आ जाओ। इडियम क्या है? बाय हुक्स और बाय क्रुक, ये है आपका इडियम। इसका मतलब क्या होता है? अप्रोप्रिएट मीनिंग है। तो पहले आप नीचे ढूंढने के पहले हमसे सुन लीजिए ना, इसका क्या मतलब होता है। तो बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब होता है येन केन प्रकारेण। संस्कृत में है येन केन प्रकारेण। नहीं समझ पाए हो तो किसी भी तरह से बाय हुक और बाय क्रुक मतलब फेयर अनफेयर, किसी भी तरह से। मतलब आई वांट माय वर्क टू बी डन बाय फेयर और अनफेयर मीन्स उचित अनुचित किसी भी साधन से काम मेरा हो जाए, बस, ठीक है। तो चलिए अब पढ़ते हैं। मेकिंग मोर ऑफ एन एफर्ट, नहीं। प्रोबेबली पॉसिबल बट इट विल बी डिफिकल्ट, ये भी नहीं। यूजिंग व्हाट एवर मेथड्स आर नेसेसरी, चाहे जो तरीका अपनाना पड़े, हमें बस काम होना चाहिए। तो ये आपका थर्ड वाला रहा आपका आंसर। यूजिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी नहीं होगा, एनी मेथड हो जाएगा। तो आपका आंसर हुआ 3। चलिए है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको क्या बताना है? साइनोनिम किसका बताना है? ऑब्सेक्वियस का। द लिटिल गर्ल हैड ऑब्सेक्वियस मैनर। ऑब्सेक्वियस का मतलब देखो, एक तो इसका मतलब होता है फ्लैटरर टाइप का, ठीक है ना। फ्लैटर होता है तो इसमें फ्लैटरर टाइप का होता है, जो किसी की बात को मतलब हाँ जी हुजूरी करता रहता है। अच्छा, कोई आदमी हाँ और जी हुजूरी करेगा तो इसका मतलब क्या होगा? वो उसका फॉलोअर होगा, फॉलो करेगा। अच्छा, जब फॉलो करेगा तो वो ओबे होगा उसका, ठीक है ना, ओबे करेगा, ठीक है, ये हो जाता है। अच्छा, साइनोनिम बताना है। डेफिएंट का मतलब क्या होता है? डेफिएंट का मतलब होता है जो ये बना कैसे, ये बना है डिफाई से। डिफाई का मतलब क्या होता है? अपोज करना। तो डेफिएंट का मतलब क्या होता है? एक तरह से सीधे से वर्ड में, एक वर्ड में बोले तो अपोनेंट हो जाएगा आपका। ला एबडिंग का मतलब क्या होगा? एबडी किससे बना हुआ? देखो, एक होता है अबाइड, होता है ABID। अबाइड का मतलब क्या होता है? मानना, फॉलो करना। तो लॉ एबडिंग का मतलब क्या होता है? कानून को मानने वाला, कानून को, रूल्स को फॉलो करने वाला। अच्छा, मिस्चीवस का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा शैतान टाइप का होता है, दुष्ट टाइप का होता है, जो दूसरों को परेशान करता है। ये वाला डेविल वाला शैतान नहीं है, बच्चे जो शैतानी करते हैं वो वाला है। हेड स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब होता है? देखो, हेड स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है बहुत ही डिटरमिन्ड आदमी। कोई ऐसा आदमी जो बहुत ही क्या होता है? डिटरमिन्ड होता है, अपने इरादों का एकदम से पक्का होता है, ठीक। अब ऑब्सेक्वियस का कोई मेला नहीं इसमें से, तो ये तो हो नहीं सकता, ना ये हो सकता, ना ये हो सकता। अब लॉ अबीडिंग का मतलब था कि नियम को, कानून को मानने वाला। और जो ऑब्सेक्वियस होता है ये भी एक तरह से फॉलोअर होता है, किसी को मानता है, ओबे करता है। तो फिलहाल इस समय के लिए हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। लॉ अबीडिंग को ही हम क्या लेंगे? अपने आंसर के रूप में लेंगे। इसके अलावा कोई है भी तो नहीं जिसको आप मान सकते हैं। तो यही आंसर SSC का भी था और मैं आपको समझा रहा था, थोड़ा इसलिए टाइम लगा कि कैसे ये आंसर हो सकता है। डिक्शनरी में आप इसकी मीनिंग देखेंगे और इसकी मीनिंग देखेंगे तो बहुत डिफरेंस है। हमें इनसे रिलेशन लगाना था, दिखाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड में आपको साइनोनिम बताना है किसका? ये लिखा है ऑप्टिमल का।
तो देखो यहाँ क्वेश्चन पढ़ो, लिखा है कि डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश एडवाइज्ड मी टू टेक केयर ऑफ द परफॉर्मेंस डिग्रेडर्स। ठीक है, आगे लिखा है एंड cautioned me against seeking optimal performance from the participating from centers। अब ये आ गया, ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमल होता है ना ऑप्टिमम के से, ऑप्टिमम से बना हुआ है ये। तो ऑप्टिमल का मतलब होता है ना बेस्ट, सबसे अच्छा वाला। इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? ये बेस्ट हो जाएगा। अगर एंटोनिम पूछता तो वर्स्ट हो जाता, और किसी का मतलब ही नहीं होगा। ठीक है, चलें, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ क्या करना है? इडियम। क्या है? मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम। एक सिचुएशन दी है इन्होंने, इसके लिए आप इडियम बताओ कौन सा सूटेबल है। तो सिचुएशन पढ़ो। द डकैट वाज, डकैट क्या होता है? ये डाकू होता है। डकैत, डकैत तो सुना है, डकैत डाकू। हाँ, तो डकैट वाज शॉट फ्रॉम अप क्लोज बाय द पुलिस ऑफिस। शॉट का मतलब गोली मार दी गई, फ्रॉम अप क्लोज, अप क्लोज का मतलब बहुत पास से। तो जब बहुत पास से एकदम यहाँ पे सटा के अगर गोली मारते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पॉइंट ब्लैंक। ठीक है, क्या होता है? पॉइंट ब्लैंक। थोड़े डिटेक्टिव नावल वगैरह पढ़ा करो तो समझ में आ जाएगा। पॉइंट ब्लैंक, ये हो गया पॉइंट ब्लैंक से मारा। स्मेल अराइट का मतलब क्या होता है? स्मेल समथिंग रॉन्ग, स्मेल समथिंग सस्पेक्ट। मतलब जब आपको षड्यंत्र की बू आती है, एक वर्ड सुना है, षड्यंत्र की बू आना, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। ठीक है, CID वाले प्रद्युमन सर, कुछ तो गड़बड़ है दया, तो वही है स्मेल अराइट होता है। ठीक है, कुछ षड्यंत्र की बू आना। बुलेट प्रूफ तो जानते ही हो, जिसमें गोली पार नहीं करते। मिल्क सोप का क्या मतलब है? मिल्क सोप जानते हो? डरपोक टाइप का आदमी होता है, उसी को कहते हैं मिल्क सोप। अब किसी के लिए बोल सकते हो कि तुम यार मिल्क सोप हो, अब समझ जाना, ये सोप साबुन वाला नहीं है, SOP है। ठीक है, चलिए आंसर में आ जाओ। ये पॉइंट ब्लैंक आपका आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 5। क्या करना है? मीनिंग बतानी है किसकी? इडियम दिया हुआ। इडियम क्या है? हैंड एंड ग्लव। हैंड एंड ग्लव, हाथ में आप दस्ताना पहनते हो तो हाथ और दस्ताने का साथ कैसा होता है? बड़ा करीबी, मतलब बहुत नज़दीकी रिश्ता। ऑपरेसिव का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब क्या हो? अत्याचार, एक्सप्लॉयटेशन। ऑपरेसिव हो ही नहीं सकता। दस्ताना हाथ की सुरक्षा करता है, उसको एक्सप्लॉइट थोड़े करता है। तो ऑपरेसिव मतलब क्या होता है? एक्सप्लॉइट करना। नहीं हो सकता ये आंसर। डिसाइडेड बिल्कुल नहीं होगा। वेरी इंटीमेट टर्म्स, बहुत इंटीमेट टर्म्स का मतलब बहुत खास, बहुत क्लोज हैं। तो हाथ मतलब हैंड एंड ग्लव का मतलब होता है एट वेरी इंटीमेट टर्म्स, बड़ी घनिष्ठता है, बड़ी क्लोजनेस है। अंडर ऑल कंडीशंस मतलब किसी भी सूरत में। ये आंसर नहीं होगा, गलत लगा दिया मैंने। आंसर क्या होगा? ये वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलें। अगला क्वेश्चन लो। ये क्या है? साइनोनिम किसका? अब्रिज का। अब्रिज का मतलब क्या होता है बताओ? जैसे मान लो एक नदी है, ठीक है, ये नदी है। अब इस नदी के किनारे एक गांव है, एक किनारे यहाँ एक गांव है। जब अगर यहाँ के लोगों को नदी को तैर करके पार करना पड़ेगा तो क्या होगा? बहुत दूरी होगी, है कि नहीं? जब तैर करके पार करें तो बहुत दूरी होगी। अच्छा, अब मान लो कोई इसी पर क्या करे? एक पुल बना दे। ऐसे अगर किसी ने इस पर पुल बना दिया तो जब नदी पर पुल बनाओगे तो ब्रिज बनाओगे तो क्या होता है? यहाँ की दूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जहाँ ये नदी पार करने में घंटों लगता था, वहाँ 5 मिनट में पार हो जा रहे हैं। तो अब्रिज का मतलब क्या होता है? शार्ट कर देना, छोटा कर देना, ये अब्रिज होता है। क्या होगा? शार्ट कर देना, छोटा कर देना। खास तौर से कहीं डिस्टेंस के लिए लगता है ये। तो शार्टन ये लिखा तो है, ये लगा लो, ये आंसर है। और क्या? साइनोनिम ही पूछा था ना। हाँ, ईयर मार्क का क्या मतलब होता है बताओ? ईयर मार्क का मतलब होता है ना कि किसी पर्टिकुलर पर्पस से किसी चीज़ को डिज़ाइन किया हो। खासतौर से कुछ फंड वगैरह होता है, कुछ पैसा वगैरह होता है, फंड के लिए लगता है। मतलब किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए, किसी खास काम के लिए जो रखते हैं बच्चा, कि वो होता है। एक्सपैंड मतलब विस्तार कर देना, ये एंटोनिम हो जाएगा। और इंक्रीज का मतलब ये बढ़ा देना, एंटोनिम हो जाएगा। और शार्टन का मतलब घटा देना। ऐसे ही समझ लो ना ब्रिज, इसी ब्रिज में आ लगा हुआ है। देखो ये ब्रिज है, ये आ लगा हुआ है। अब्रिज, आ लगा के वर्ब बना दिया, ब्रिज बना दिया, अब्रिज कर दिया, मतलब छोटा कर दिया दूरी को। ठीक है, याद रहेगा ना, अब तो नहीं भूलोगे। चलो अगला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या है? अब वही है, एक अप्रोप्रिएट इडियम बताओ, मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम बताओ किसके लिए। ये इतना अंडरलाइन किया, सॉरी इतना अंडरलाइन किया हुआ है, अब थोड़ा सा बचा है वो भी कर देते। चल, समटाइम्स डूइंग समथिंग दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन लेटर। मतलब
कभी कभी हम ऐसा काम कर बैठते हैं कि हम पहले वाली कंडीशन पे फिर से वापस कर नहीं आ पाएंगे। तो इसको क्या होगा, जैसे मान लो फिर वही कहानी ले लो, नदी है, नदी में क्या हुआ, आप नदी पुल से पार किए, ये नदी थी ये पुल था, आपने नदी पार कर ली, ठीक है, आपने नदी पार कर लिया पुल से। नदी जब आप नदी पार कर लिए पुल से, तो पार करने के बाद क्या कर दिया, पार करने के बाद पुल में आग लगा दी। तो जब आप पुल पार करने के बाद पुल में आग लगा दोगे तो लौट के जा पाओगे, नहीं जा पाओगे। तो लौटने की कंडीशन आपने ख़त्म कर दी। तो इसका मतलब है बर्निंग योर ब्रिज। बर्निंग योर ब्रिज का मतलब यू हैव लॉस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग बैक, रिटर्निंग बैक। ठीक, समझ में आ गया। चलिए ये वाला आंसर हो गया। पेंटिंग द टाउन रेड, अभी और बचे हुए हैं उनको समझ लो। पेंटिंग द टाउन रेड का मतलब क्या, पूरे टाउन को लाल लाल रंग में रंग दिया। तो ये अभी होली जो बीती है ये वाली तो कहानी होगी नहीं कि पूरे टाउन को लाल में रंग दिया, कुछ कुछ इसी तरह का होता है। अच्छा, पेंटिंग द टाउन रेड में जानते हो क्या होता है, आदमी घर से बाहर निकलेगा, खूब एंजॉय करेगा, मे भी ड्रिंक भी कर ले, तो खूब ड्रिंक करेंगे, खूब डांस करेंगे, खूब गाना गाएंगे, खूब फ्रेंड्स के साथ हंसी मजाक करेंगे, ठहाके लगाएंगे। ये होता है पेंट द टाउन रेड। अब उसमें ड्रिंक कंपलसरी नहीं है, बाकी सारी चीज़ें कंपलसरी हैं, ये होती हैं। चलो, अब लिखा है नॉकिंग योर सॉक ऑफ। तो नॉकिंग योर सॉक ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर देना। ठीक है, किसी को बहुत इम्प्रेस कर देना, ठीक है, या इतना इम्प्रेस कर देना कि वो आदमी चौंक जाता है, अमेज कर देना किसी को, ये रहेगा। रेड लेटर डे का मतलब होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट डे होता है, बहुत ही मतलब अब क्या कहें, इम्पोर्टेंट। ऐसे समझ लो जैसे इंडिया की हिस्ट्री में 15 अगस्त का क्या रोल है। 15 अगस्त इन इंडियन हिस्ट्री इज अ रेड लेटर डे, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महान दिन है। ठीक है, चलो आंसर हो गया बर्निंग टू द ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। 8 नंबर पे क्या है, 8 नंबर में खाली जगह भरना है। अब खाली जगह में भरना क्या है, एडीएम भरना है, एडीएम ही भरना है। देखो लिखा है कि द फैमिली मीटिंग ऑन प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बिगिंस टुडे। अब यहाँ देख लेना, ऑन प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, कुछ जमीन जायदाद का लफड़ा है, उस पर परिवार वाले मीटिंग कर रहे हैं, परिवार वाले मिल रहे हैं। और ये आई एम जस्ट सिटिंग डाउन विद अ कप ऑफ कॉफ़ी, और ये वहाँ से एक कप कॉफ़ी लेके बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। क्या एंजॉय कर रहे हैं, उसके लिखा है अ बेटर ऑफ। तो द बेटर ऑफ तो एंजॉय नहीं करेंगे, कुछ बढ़िया होना नहीं होगा यहाँ पे। काम बिफोर द स्टॉर्म का मतलब क्या हुआ, तूफान के पहले वाली जो शांति है उसको एंजॉय कर रहे हैं। तूफान के पहले वाली शांति क्यों कहा भाई, क्योंकि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, उस पर घर के लोग मिल रहे हैं, उस पर मीटिंग हो रही, तो थोड़ी देर बाद तो हाय किचकिच होनी ही है। तो उसके पहले जो लोग बहुत प्रेम से एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं, चाय वाय पहुँच रहे हैं, उसी को एंजॉय कर रहा आदमी। तो द पर्सन इज एंजॉइंग द काम बिफोर स्टार्म। बॉटम लाइन थोड़े नहीं एंजॉय करेंगे ना, तो कॉरिडोर पावर ये होता है ना, जैसे मान लो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका और रूस दो सुपर पावर हो गए, तो इन सब लोगों को क्या कहते हैं, कॉरिडोर पावर कहते हैं। यहाँ फिर क्या हाल क्या होगा, काम बिफोर स्टार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको ग्रामेटिकल एरर बतानी है। सी इज द वेरी एम्बिशियस वुमेन। देखो वेरी एम्बिशियस वुमेन के पहले दा तो नहीं लगेगा, आ लगेगा, लेकिन अभी आधा पढ़ा हूँ। आई हैव एवर कम अक्रॉस, अब ये एवर लगा दिया तो एवर के साथ सुपरलेटिव डिग्री लगती है, तो ये जो दा है ना ये सही है, वेरी गलत हो जाएगा। यहाँ क्या लगेगा, मोस्ट एम्बिशियस वुमेन। समझ गए ना मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ। आई हैव एवर कम अक्रॉस मतलब जिनसे मैं कभी मिला हूँ उनमें, ये है ना, जितनों से भी मैं मिला हूँ उनमें सबसे ज़्यादा एम्बिशियस वुमेन। तो ये जो द के साथ वेरी लिखा है, वह नहीं, वेरी नहीं होगा, क्या होगा, द मोस्ट एम्बिशियस वुमेन, ये हो गया फर्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अगला क्वेश्चन है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। वोरेसिटी गलत हो गया, तो यही आपका आंसर होगा। जरा देखो वोरेसिटी की स्पेलिंग क्या होती है, वो VORA, अब ये आए CITY। अब आप कहोगे वोरेसिटी की मीनिंग क्या होती है, मीनिंग इसकी क्या होती है ना, ग्लटन टाइप का होता है। ग्लटन जानते हो क्या होता है, ग्लटन मतलब पेटू, भूखड़ आदमी होता है। देखो जहाँ भी वोर लग जाता है VORE, ये क्या होता है ना, ईटर होता है, खाने वाला। जैसे हम कहते हैं कार्निवोर का मतलब क्या हुआ, मांस खाने वाला। ठीक है, और कहीं लिखा हो हर्बीवोर का मतलब क्या होता है, साग सब्जी खाने वाला। और ओमनीवोर का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ खा लेता हो। ये वोर से बना हुआ है, इसी वोर से वोरेसिटी है, मतलब भुक्खड़पन कह सकते हो एक तरह से। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया ये।
अच्छा ये आई होना चाहिए था, गलत है। अच्छा वेसल, मौका मिल गया है तो पढ़ ही लो ना यार, दो तीन वर्ड और हैं उनको भी समझ लो। वेसल ये वर्ड सुना होगा, जागीर सुना है कि नहीं सुना है कभी? जागीर एक वर्ड होती थी, जागीरदार कहा जाता था इनको जमींदारी के ज़माने में, राजाओं महाराजाओं के ज़माने में। जैसे कोई सेवा देता था, राजा को कोई सेवा देता था तो राजा एक बहुत बड़ी एरिया दे देते थे, यहाँ की जो लगान आएगी वो आप अपने वेतन समझ के लेना, तो उन्हीं को जागीरदार कहा जाता था, तो उन्हीं को कहा जाता था वैसल। ठीक है, बाकी हिस्ट्री वाले सर से पूछ लेना आप अपने कि जागीरदार किसे कहा जाता है, समझ में आ जाएगा, या गूगल कर लेना जागीर समझ। वायल क्या होता है? देखो वायल होता है, जैसे कभी देखा होगा ना, एक सीसी होती है ऐसे, मतलब इमेज देखो, ये वायल कहा जाता है। दवाई वाई जो सीसी में रखी जाती है उसको कहते हैं। ये वाइस का मतलब क्या होता है? उप होता नहीं, वाइस प्रेसिडेंट ऐसे, तो वो वाला हो जाता है। ठीक है, आंसर आपका वोरेसिटी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर का, इसमें फिर से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सीइंग सही है, वेटिंग सही है, वॉशिंग सही है, डाइंग गलत है। ठीक है, अब ये गलत होगा तो यही आंसर होगा। डाइंग क्या होता है? देखो दो डाई होते हैं, एक DIE होता है और एक DYE होता है। अब इस वाली डाई का मतलब क्या होता है? मर जाना। ठीक है, अब समझ लो, जल्दी मत करो। ये मर जाना होगा, और ये डाई मतलब होता है रंगना, कलर देना। जैसे होते हैं बाल वगैरह लोग डाई करते हैं, कलर करते हैं, तो ये हो गया। अब जब इस वाले डाई में ING लगाओगे तो ये क्या बनेगा? DYE और ING ये बनेगा। और इस वाले डाई में जब ING लगाओगे तो ये जानते हो क्या बनेगा? DYING ये बनेगा। तो फिलहाल ये दोनों ही लिहाज से गलत है, ना तो ये वाली डाइंग है और ना ही तो ये वाली डाइंग है। गलत हो गया ना? ठीक है, अब आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइनोनिम बताना है आपको। किसका? पेस्टर का। पेस्टर का मतलब क्या होता है? देखो, किसी को तंग करना, ये वर्ड सुना है? तंग करना मतलब किसी को बहुत परेशान करना, खिंचा देना, नाराज करना, गुस्सा दिला देना, या किसी को टीज करना। ठीक है, टीज करना, या किसी को बॉदर करना। बॉदर सुना है? ये बॉदर करना, या किसी को वेक्स करना, सिर खा जाना किसी का। अब ये ऐसा करोगे तो वो आदमी क्या हो गया? एनवाय करना, नाराज करना। कोई है इसमें ऑप्शन मिला? ये मिला एक, एनवाय करना मिल गया। अब्यूज मतलब गाली देना या मिसयूज करना। अम्यूज का मतलब किसी को इंटरटेन करना, मनोरंजन का। एडोर का मतलब किसी को लव करना या लाइक करना, पसंद करना हो गया। क्लियर हो गया? चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा आंसर कौन सा हुआ? ये तो बताया नहीं मैंने, आंसर अन्वय करना बताया था, तो ये हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट करते हैं। अगला है 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 में आपको वन वर्ड बताना है। देखो क्या लिखा है? टेक होल्ड ऑफ फोर्सिबली ऑफ सडनली। ठीक है, किसी चीज़ को मतलब बलपूर्वक या अचानक से, टेक होल्ड मतलब उसको कब्जा कर लेना, एक तरह से होगा ना, किसी चीज़ को बलपूर्वक और अचानक से क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। ठीक, अब कब्जा करने के लिए क्या होता है? सीज ये होता है, SEIZE। देखो कितने होते हैं? एक होता है SEIZE, एक होता है SIEGE और एक होता है CEASE। तीन होते हैं। इस वाले सीज का मतलब क्या होता है? कन्फिस्केट करना। कन्फिस्केट वर्ड सुना है? किसी चीज़ को जब्त कर लेना। ठीक है, और इस चीज़ का मतलब क्या होता है? घेर लेना, सराउंड, चारों ओर से घेर लेना। जैसे उन्होंने ठाकुर साहब ने कहा था नहीं कि गब्बर सिंह पुलिस ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है, तो ये चीज़ हो गया। और ये चीज़ क्या होता है? स्टॉप। ठीक है, कोई काम है उसको करना, जैसे होता है सीज फाइटिंग, लड़ना बंद करो, ये वाला चीज़ होता है। तो ये चीज़ हो गया बलपूर्वक किसी चीज़ पे कब्जा कर लेना, मतलब कन्फिस्केट कर लेना, जब्त कर लेना। या रिलिंक्विश का मतलब क्या होता है ना? त्याग देना, गिव अप करना। या जैसे किसी को पनिशमेंट देनी है, कल आपको सज़ा देनी, सज़ा थोड़ी देर के लिए टाल दी गई है, रोक दी गई है, या किसी की सज़ा कैंसिल कर दी गई है, उसको हम लोग कहते हैं रिलिंक्विश कर देना। रिलीज करना मतलब छोड़ देना, मुक्त करना। लिबरेट का मतलब ये होता है किसी को आज़ादी दे देना, छोड़ देना, मुक्त कर देना। तो ये सारे वर्ड हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 14। क्या करना है इसमें आपको? अप्रोप्रिएट ऑप्शन रिप्लेस। अच्छा, रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट। जो अंडरलाइन वर्ड है अनलकी, इसके रिप्लेस करने का। रिप्लेस करना मतलब साइनोनिम बताना है ना, रिप्लेस करना होगा तो साइनो बताना होगा। रमा हैज़ बीन वेरी अनलकी इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। पिछले कुछ सालों में वो बहुत अनलकी रही, जो भी हो, रमा भी हो सकता है, राम भी हो सकता है। अनलकी, अनलकी का मतलब क्या होगा? अब जिनका मतलब किस्मत खराब थी। अनडिजर्विंग मतलब जो इसके पात्र नहीं थे उसको
उसके योग्य नहीं थे, तो ये नहीं होगा सिमिलर। डिग्रेडेड हैप्लेस एनर्विंग, तो ये हैप्लेस हो जाता। हैप्लेस का मतलब होता है अनलकी, अनफॉर्चुनेट, ठीक है, अनलकी और अनफॉर्चुनेट। और ये एनर्विंग क्या होता है, देखो पहले ये देखो आप ना, क्या होता है नर्व, ठीक, ये वर्ड पकड़ो। नर्व का मतलब क्या होता है, हमारे शरीर में जो नसें होती हैं, तो नर्व जो होता है, नर्व से बनता है ना नर्वस, ठीक। नर्वस का मतलब क्या हुआ, घबराया हुआ, तो ये नर्व से ही बना हुआ है। अच्छा, अगर हम नर्विंग कर देते हैं, बात को समझो, फिर कभी नहीं तो बार बार आपको याद करना। नर्विंग का मतलब क्या होता है, एनकरेजिंग, जो आपकी हिम्मत बढ़ा रहा हो वो एनकरेजिंग हो जाएगा। अच्छा, एनकरेजिंग गलत हो गया, समझ जाना, ठीक। और अगर इसमें अन लगा देते हैं, अनर्विंग, तो अन लगा दोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी हिम्मत को घटा रहा हो, तो इसका मतलब डिस्करेजिंग हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब तो समझ गए, आंसर कौन सा हुआ, ये हो गया। बाकी वर्ड आप जान गए। डिग्रेडेड का मतलब क्या होता है, जैसे किसी की मतलब किसी का सम्मान कम कर देना, डिग्रेड, जैसे किसी की ग्रेड इतने पे है, उसको यहाँ गिरा दो तो वही हो जाता है, ठीक है, समझ गए। हैप्लेस होगा आपका आंसर। नेक्स्ट आ जाओ 15 नंबर में। 15 में वन वर्ड बताना है, किसके लिए, द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, मतलब घटनाएं जिस क्रम में घटी हैं, ठीक है, जो पहले हुआ, जो उसके बाद हुआ, जो उसके बाद हुआ, जो उसके बाद हुआ, घटनाओं को उनके घटने के क्रम में सिट कर देना इसको। तो घटने का क्रम जो होता है उसको क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजी। क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजी, ये क्रोनोलॉजी होगी। तो आंसर क्या हो गया, क्रोनोलॉजी। सीरियली नहीं होगा, सीरियली मतलब सीरियल बन जाता है ना, मतलब जैसे मान लो कोई कहानी है, थोड़ा आज देख लिया, थोड़ा कल देख लिया, थोड़ा परसों देख लिया, ऐसे वो सीरियल होता है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा करके दिखाना, वो सीरियल हो। क्रोनोलॉजी मतलब घटनाओं के क्रम में। अच्छा, सीरियल में अक्सर देखने को क्या मिलता है, बुढ़ापा पहले देखी है, बचपन बाद में दिखा रहे हैं, तो ये सीरियल ही नहीं। एक्सियोम क्या मतलब होता है, एक तरह से ये सूक्ति होती है, सूक्ति सुना होता है ना, कहावत कहते हैं जिसको, वो हो गया। डकेट क्या होता है, अब ये बताओ आप लोग, डकेट क्या होता है, ठीक। डकेट होता है ना, जो जजमेंट आते हैं, कोर्ट से फैसले आते हैं, उनकी लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ जजमेंट्स ऐसे कह सकते हो आप, जजमेंट समझ जाना, लिस्ट ऑफ जजमेंट्स। आंसर क्या हो गया आपका, क्रोनोलॉजी। चले आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें 16 में क्या करना है, देखो, दैट कैन सब्सटीट्यूट, यहाँ देखने को मिल गया, अंडरलाइन यहाँ किया हुआ है, और ऑप्शन में सब बिगिन बिगिन बिगिनिंग यही सब दिया हुआ है, तो मतलब यही करना है। चलो, लिखा बाय द टाइम हिज फ्रेंड वोक अप, जिस समय उसका दोस्त जागा, तो ही हैड ऑलरेडी। अच्छा, जब बाय द टाइम के साथ एक सेंटेंस होता तो अगला ही हैड परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में होता। ही हैड बिगन, तो टेंस सही है। अच्छा, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, तो बिगन ही थर्ड फॉर्म होती है, बिगिन, बिगेन और बिगन, तो बिगिन फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, लगेगा नहीं, बिगिनिंग हैड के साथ लगता नहीं, बिगेन सेकेंड फॉर्म होगी, नहीं लगेगा। और जब ये करेक्ट है तो फिर ज़रूरत क्या है दूसरा कुछ लगाने की। नेक्स्ट आ जाओ 17 नंबर पे। 17 में करना क्या है, डिवाइडेड इनटू पार्ट्स दिया है, तो एरर बतानी है। चलो पढ़ते थे, इसमें तो और कोई काम नहीं करना है, पढ़ना है। अच्छा बच्चा, ये क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है ना, ये यहाँ पे मत देखना आप लोग, ये क्वेश्चन का पार्ट है। आपका स्टेटमेंट जो करना है ना, वो केवल इतना देखना है, ठीक। यहाँ देखो, लिखा ही वॉज एनफ टॉल, गलती हो गई, ये एनफ टॉल गलत है। टू बी एडमिटेड इनटू द आर्म्ड फोर्सेज। अब एनफ टॉल, देखो एक वर्ड है आपका एनफ, पहले इनको देख लो, जल्दी तो नहीं आप लोगों को, बस 1-2 मिनट सुनो मुझे। एनफ जो होता है, अगर ये एडजेक्टिव है, इफ़ योर एनफ इज एडजेक्टिव, तो क्या होगा, ये नाउन के पहले होगा। एडजेक्टिव है तो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा तो एनफ प्लस नाउन आना चाहिए। और अगर आपका एनफ एडवर्ब है, तब क्या होगा, एडवर्ब है तो एडजेक्टिव के बाद में एनफ लगना चाहिए, ठीक है ना। एडजेक्टिव के लिए लगा हुआ है तो एडजेक्टिव के बाद में, नाउन के लिए लगा है तो नाउन के पहले। और यहाँ क्या लिखा है, एनफ टॉल, टॉल क्या है, एडजेक्टिव है, तो एनफ कहाँ होना चाहिए, पीछे होना चाहिए। तो ही वॉज टॉल एनफ, क्या होगा, ही वॉज टॉल एनफ, न कि एनफ टॉल, ये गलती हो गई, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो आगे, अगला आता है 18 नंबर पे। क्या करना है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अभी इसको नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ देखो, नेचर एकदम से सही है, मेटाफिजिक्स एकदम से सही है, रियलिटी ये वर्ड होता तो है सही, लेकिन इसकी मीनिंग दूसरी होगी। अब तो पढ़ना पड़ेगा स्टेटमेंट, क्योंकि ये सही है, स्टडी भी सही है, अगर चारों सही लग रहे हैं तो फिर अब आपको स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा, काम नहीं बना ऐसे।
देखो यहाँ लिखा है कि अ स्टडी ऑफ मेटाफिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ रियलिटी, ये लिखा रियलिटी ऑफ व्हाट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, व्हाट इट इज़ लाइक एंड हाउ इट इज़ ऑर्डर्ड। ये रियलिटी कौन सा वाला होना चाहिए? देखो दो रियलिटी होता है, एक रियल होता है ये वाला देख लो, और एक रियल यही वाला हकीकत वाला भी होता है। ये रियलिटी जो ऐसे लगाते हैं हम लोग रियलिटी, ये किसके लिए होता है? प्रॉपर्टी। कौन सी वाली प्रॉपर्टी? अचल संपत्ति को क्या कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में? अचल संपत्ति। तो एसेट्स जो होते हैं उसको कहते हैं, जैसे घर है, खेत है, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं? अचल संपत्ति। अरे रियल एस्टेट बिजनेस होता है, रियल एस्टेट बिजनेस मतलब जमीन जायदाद वाला, तो उसमें जब करोगे तो REALTY लग जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है कि इस मेटाफिजिक्स क्या है? नेचर ऑफ रियलिटी। तो नेचर ऑफ रियलिटी में जमीन जायदाद का नेचर नहीं है, जबकि हकीकत वाला, सच्चाई वाला, तब क्या होगा? LITY होगा। इसलिए ये रियलिटी गलत है। जहाँ पे ये रियलिटी लगा हुआ है वहाँ पे ये वाला नहीं लगना चाहिए था, ये वाला लगना चाहिए था, LITY वाला लगना चाहिए था। तो ये स्पेलिंग गलत है। देखो उसकी स्पेलिंग सही थी, लेकिन जिस जगह पर लगा है वहाँ वो मीनिंग नहीं थी, तो इसलिए गलत हो गई। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़े 19 में देखो इडियम दिया हुआ है। शायरा इज अनेबल टू सस्टेन फ्रेंडशिप बिकॉज शी ऑलवेज हैज टू मेनी एक्सेस टू ग्राइंड। तो देखो एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है सेल्फिश एंड, टू सर्व सेल्फिश एंड। ठीक है ना, गलत हो गया, अब फिर मैं मिटा के नहीं लिखूंगा, ऐसे समझो। टू सर्व सेल्फिश एंड, अपना स्वार्थ पूरा करना। तो कहाँ है सेल्फिश एंड? कहीं कुछ दिया हुआ है क्या इस तरह का? टू बिलीव इन सेल्फलेस, नहीं सेल्फलेस कर दिया तो नहीं होगा ये। टू हैव वंस ओन इंटरेस्ट, हाँ, टू हैव वंस ओन इंटरेस्ट टू सर्व, अपने हित, अपनी मतलब फायदे के लिए काम करना, सेल्फिश हो जाना पहला होगा। वेपन केयरफुली, और ये सब नहीं होगा, ये होगा। यहाँ देखो ध्यान रखना जरा, सेल्फलेस लिखा हुआ है, निस्वार्थ हो जाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ 20 में क्या है? दैट कैन सब्सटीट्यूट, ये अंडरलाइन किया हुआ है। देखते हैं यहाँ पे क्या गलती है, सिचुएशन पढ़ें। सी पेड अ हाई प्राइस, बहुत ज़्यादा पैसा उसने खर्चा किया दिया फॉर द क्लास, उन कपड़ों के लिए। सी ब्रॉट एट द बुटीक, ब्रॉट एट द बुटीक, ब्रॉट की बॉट, खरीदा था, ले आई थी, नहीं। तो यहाँ क्या होगा? BOUGST, खरीदने के लिए लगेगा। तो बॉट, ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म होगी नहीं, ब्रॉट सेकेंड फॉर्म हो गई, ये बॉट एट हो जाएगा। बॉट एट द बुटीक, जो उसने बुटीक से खरीदा था। BOUGST खरीदने के लिए ये लगता है ना, और BROUGST होता है ना, वो कहीं ले आने के लिए लगता है। ब्रिंग ब्रॉट होता है, और बाई बॉट होता है। क्लियर हो? इतना तो समझ ही रहे होगे यार। आगे आ जाओ 21 में देखो आपको बताना है इडियम। किसका इडियम? वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड गूज क्या होता है ना? जंगली हंस होता है। अब जंगली हंस का पीछा करोगे तो पाओगे क्या? वो पता नहीं कहाँ चला जाएगा, पीछे पीछे दौड़ते रहो तुम। तो वाइल्ड गूज चेज का मतलब क्या होगा? एक ऐसा काम कर रहे हो जिसमें कोई रिजल्ट आना नहीं है। तो ये हो गया फ्रूटलेस एफर्ट। आप जो भी काम कर रहे हो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, फ्रूटलेस एफर्ट है। तो फ्यूटाइल सर्च, यही है आंसर। फ्यूटाइल का मतलब यूजलेस, बेकार हो जाएगा। अच्छा, ये बिट्रे समवन, धोखा देना होगा, है नहीं। डूइंग समवन, क्रेजी नहीं होगा, अरे ये भी नहीं होगा। ठीक है, यही फ्यूटाइल सर्च हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 22 में करेक्ट यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल। अच्छा, इनडेफिनिट आर्टिकल का करेक्ट यूज, इनडेफिनिट आर्टिकल का मतलब एन का करेक्ट यूज बताना है। देखो किसमें इनडेफिनिट आर्टिकल सही लगा हुआ है, पढ़ के देखो जरा। तो अमेचर इज अ नाउन, अमेचर एक ऐसा नाउन है विच रिफर्स टू एन पर्सन। यहाँ पर्सन के पहले एन तो नहीं लगा सकते ना, अ पर्सन लगना चाहिए, क्योंकि पर्सन पी पास साउंड दे रहा तो एन नहीं लगेगा, उनको छोड़ दो। अमेचर इज अ नाउन, यहाँ पे आ लगा नाउन के पहले, ठीक है। विच रिफर्स टू अ पर्सन, पर्सन के पहले ए लगा, ये भी ठीक है। हु टेक्स पार्ट इन एन एक्टिविटी, एक्टिविटी के पहले एन लगा है, ठीक है। एज अ हॉबी, हॉबी के पहले आ लगा, ठीक है। फॉर प्लेजर नॉट एज अ जॉब, ये ठीक है। तो दूसरा वाला एकदम से करेक्ट है। क्रॉस चेक करना चाहते हो, तीसरा देख लो। आ नाउन लिखा है, ठीक है। और आ एक्टिविटी, देखो ये एक्टिविटी है ना, वावल है, वावल के पहले क्या होना चाहिए था? एन होना चाहिए था, गलत हो गया। यहाँ देखो आ नाउन लिखा हुआ है और अ पर्सन लिखा हुआ है, टेक पार्ट इन एन एक्टिविटी लिखा है।
एज अ होली पर्सन, यहाँ पे एज एन जॉब, देखो ये जॉब में जा है, इसके पहले एन नहीं लगेगा, गलती निकाल आई, यही तो निकालना है, बाकी 3 गलत हो गए, एक दूसरा वाला सही है, हर जगह ठीक लगा। चले अगले, आ जाओ अगले वाले क्वेश्चन में 23 में क्या करना है, स्पेल्ट करेक्टली। अच्छा, करेक्टली इस पर ध्यान रखना। अब की बार कौन सा सेंटेंस है जिसमें स्पेलिंग करेक्ट लगी है, तो डेफिशिएंट की स्पेलिंग ठीक है इसमें, कैल्शियम सबकी एक ही लिखी हुई है, ये डेफिशिएंट में DA नहीं होता है, और डेफिशिएंट में यहाँ F के बाद I होता है, और डेफिशिएंट में यहाँ पे S नहीं होता, C होता है, पहला वाला सही है, बाकी सब में गलतियाँ निकल आई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। डेफिशिएंट मतलब अभाव होता है, किसी चीज़ की कमी होती है। अंडरलाइन पोर्शन को क्या करना, आपको सब्स्टिट्यूट करना है। हाउ डिड यू कम अबाउट हिज पर्स, तो कम बाय लगना चाहिए यहाँ पर, तो हाउ डिड यू कम अबाउट हिज पर्स, इसका मतलब होता है ना स्पेंड लेस मनी, क्या होगा, टू स्पेंड लेस मनी, कम पैसे खर्च करना, यही ना हाउ डिड यू कम अबाउट हिज पर्स, ये हो गया। तो ये कम बाई लगेगा यहाँ पर, और कोई नहीं हो सकता, तो 24 वाला हो गया। ठीक है, चलिए आगे, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 25, क्या करना है, वन वर्ड स्टेटमेंट क्या है, समवन हु डज नॉट बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको लगता है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, इस पर वो विश्वास नहीं करता है, तो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास जो नहीं करता उसको हम लोग क्या कहते हैं, अथीस्ट कहते हैं। अथीस्ट मतलब नास्तिक। ठीक है, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, अथीस्ट होगी। डिवोटी क्या होगा, डिवोटी भक्त होता है, तो ये तो उल्टा हो जाएगा एकदम से। नन क्या होता है, नन वो भी जो सेवा करने के लिए साधु बन जाती हैं, वो होता है प्रीस्ट, पुजारी होते हैं। तीनों तो विश्वास करते हैं गॉड में, एक ही तो है जो गॉड में विश्वास नहीं करता, वो कौन है, अथीस्ट। चलो आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन 26 में आपको एंटोनियम बताना है किसका, सॉर्डिड। सॉर्डिड का मतलब क्या होता है, इमोरल, ऐसा व्यक्ति जो मॉरलिटी को बिल्कुल ध्यान नहीं रखता, बस फायदा होना चाहिए, नैतिक हो अनैतिक हो क्या लेना। तो एक एक्सेलेंट होता है, एक्सेलेंट होता है बहुत शानदार परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया हो गया। अच्छा, सेंसरेबल, सेंसर क्या होता है जरा ये हमको बताइए, SENSURE। सेंसर का मतलब होता है ना ऑब्जेक्शन दिखाना, आपत्ति जताना, ये होता है ना ऑब्जेक्शन करना। ठीक है, सेंसर करना होगा। अच्छा, सेम फुल का मतलब होता है जिसमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भरी हो। ऑनरेबल का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सम्मानजनक होता है, आदर सूचक होता है। तो अब बताओ 26 में क्या होगा। देखो, सॉर्डिड इमोरल हो जाएगा। ठीक है, तो सॉर्डिड इमोरल हो जाएगा तो उसका अपोजिट लगाना है। अपोजिट क्या होता है, ऑनरेबल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि और कोई वर्ड है नहीं। एक्सेलेंट, देखो एक्सेलेंट जो होता है ना वो क्वालिटी में आता है, गुण में आता है। ठीक है ना, तो सॉर्डिड। अच्छा, सेंसरेबल होगा तो अगर आपत्तिजनक होगा ना, सेंसरेबल मतलब आपत्तिजनक, ऑब्जेक्शनेबल होगा, तो इमोरल होगा तभी तो ऑब्जेक्शनेबल होगा। और सेम फुल का मतलब क्या होता है, शर्मिंदगी भरा होगा, तो शर्मिंदगी भरा होगा, इमोरल होगा तभी तो शर्मिंदगी भरा होगा। तो ये दोनों तो कट गए, बच रहे हैं तो आपके पास एक्सीलेंट बचा, ऑनरेबल बना। ऑनरेबल तो जो इमोरल होता है वो ऑनरेबल नहीं होता, वो मतलब एक तरह से अपमानजनक होता है, सम्मानजनक नहीं होता। तो इसके लिए उसका अपोजिट क्या हो गया, ऑनरेबल हो गया। एक्सेलेंट क्वालिटी में बहुत बढ़िया होता है ना, परफॉर्मेंस के लिए होता है। ठीक, मॉरलिटी से कैरेक्टर का वर्ड नहीं है ना, वो इमोरल कैरेक्टर का वर्ड है, ऑनरेबल कैरेक्टर का वर्ड है, हमारा ट्रेट होता है, हमारा स्वभाव होता है। और जो एक्सेलेंट है, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस के लिए होता है ना, व्यक्ति की व्यक्तित्व के लिए नहीं होता, पर्सनालिटी का वर्ड नहीं है वो। ठीक है, इसलिए वो नहीं होगा। आगे चलो अगला लेते हैं 27 में क्या एडियम है जिसकी अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है। एडियम क्या, अप इन द एयर। तो अप इन द एयर का मतलब क्या हुआ, जिसके बारे में बहुत पक्का कुछ नहीं जानते हैं हम लोग, कुछ चीज़ें ऐसे मतलब सुनी सुनाई सी होती हैं, उनके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो मतलब कुछ पता होता है, ऐसा नहीं है कि एकदम से अननोन नहीं होता है, कुछ चीज़ें उसमें पता है, पूरी तरह से नहीं जानते हैं। ऑप्शन देखो, समथिंग दैट इज सर्टेन एंड डिसाइडेड, समथिंग दैट इज इनविजिबल, नो, समथिंग दैट इज टॉस्ड अप इन द एयर, ना, समथिंग दैट इज अननोन इंटायरली, हाँ ठीक है, समथिंग दैट इज अननोन इंटायरली, जो पूरी तरह से अननोन हो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 सॉरी। तो इसमें क्या बताना है आपको, एडियम, मीनिंग बतानी है एडियम की। और एडियम क्या है, अप इन द एयर। अप इन द एयर का मतलब होता है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता हो, सारी बात हवा में हो, मतलब नॉट नोन, जिसको हम जानते नहीं हैं। तो ऑप्शन देखो, समथिंग दैट इज सर्टेन एंड डिसाइडेड, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। समथिंग दैट इज इनविजिबल,
इनविजिबल और अनअट्रैक्टिव नहीं, इनविजिबल नहीं हो, अननोन होना चाहिए। ये हो गया समथिंग दैट इज टॉस्ड अप इन द एयर नहीं होगा, ये होगा अननोन इंटायरली, पूरी तरह से जिसके बारे में हम अनजान हैं, जिसके बारे में नहीं जानते हैं। तो दिस इज फोर्थ ऑप्शन। चलिए अगला करते हैं 28 में। 28 में क्या, दैट कैन सब्सटीट्यूट, किसको सब्सटीट्यूट करना है, अंडरलाइन सेगमेंट। अंडरलाइन सेगमेंट, इसमें अंडरलाइन करना भूल गए हैं, ओहो हो। चलिए, तो जिसमें पढ़ने के बाद जो आइडिया लग रहा है, देखो एक है एडोक्रेसी, धर्मतंत्र हो गया, प्लूटोक्रेसी और जेरोंटोक्रेसी और ऑटोक्रेसी। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अंडरलाइन होना चाहिए गवर्न बाय ओल्ड पीपल, ये हो गया आपका अंडरलाइन किया हुआ पोर्शन, यही है गवर्न बाय ओल्ड पीपल, यही एक गवर्नमेंट के लिए लगा हुआ है। तो गवर्न बाय ओल्ड पीपल, जहाँ भी ओल्ड पीपल आता है ना, उसके लिए क्या यूज किया था, जेरोन। जेरोन का मतलब क्या था, बूढ़े बुजुर्ग लोग, तो जेरोंटोक्रेसी हो गया, गवर्न बाय ओल्ड पीपल, जेरोंटोक्रेसी। अच्छा, ये तो आंसर हो गया। और देख लो, एडोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ये धर्मतंत्र होता है। धर्मतंत्र का मतलब क्या होता है, गवर्न बाय रिलीजन या रिलीजियस पीपल, ये हो जाएगा। प्लूटोक्रेसी क्या होगा, गवर्न बाय रिच पीपल। प्लूटो कुबेर को कहते हैं, तो रिच पीपल का मतलब धनी लोगों का, अगर धनी लोग या रिच पीपल की गवर्नमेंट होती है तो उसको कहते हैं प्लूटोक्रेसी। और ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डिक्टेटर, तानाशाह राजा होता है, किसी की नहीं सुनता, वो डिक्टेटर हो गया, ठीक है ना। चलिए, आंसर आपका क्या हो गया, जेरोंटोक्रेसी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 29 में। 29 में एंटोनियम बताना है किसका, रिप्राइव का। तो व्हाट डू यू मीन बाय रिप्राइव। रिप्राइव का मतलब होता है जैसे किसी को पनिशमेंट वगैरह दी जा रही है, तो उसको पनिशमेंट को कम कर देना या पनिशमेंट को टाल देना, रिप्राइव होता है। टू पोस्टपोन द पनिशमेंट, ठीक है, टू पोस्टपोन द पनिशमेंट, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब कंटिन्यूएशन एंटोनिम है क्या, कंटिन्यूएशन, हाँ तो फिर यही हो जाएगा, कंटिन्यू रखना, और क्या, वो पोस्टपोन करना है, ये कंटिन्यू रखना है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर, कंटिन्यूएशन, ठीक है। वो रोक रहे हैं पनिशमेंट को। अच्छा, टोरेंशियल का मतलब क्या होता है, देखो एक वर्ड सुना होगा ना, टोरेंट। टोरेंट का मतलब जब पानी वानी कहीं बरसता है तो बहुत तेजी के साथ पानी बह रहा होता है, पानी की बहुत तेज धारा होती है, टोरेंट कहते हैं। टोरेंशियल का मतलब क्या होता है, फास्ट मूविंग, ठीक है, क्या हो गया, फास्ट और मूविंग या फॉलिंग, कोई चीज़ बहुत तेजी के साथ बह रही है या गिर रही है। टर्नआउट क्या होता है, एक तो रिजल्ट होता है ना, जिसको कहते हैं कि आप रिजल्ट या प्रोडक्ट कह सकते हो, ठीक है। और सीज का मतलब क्या होता है, स्टॉप। अभी थोड़ी देर पहले मैंने 3 तरह का सीज बताया था, उसी में से एक आ गया ये, ठीक है। तो कंटिन्यूएशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ 30 में। 30 में क्या करना है आपको, एंटोनियम बताना है कैपिटलाइज। अब एक देखो, कैपिटलाइज ये तो कैपिटल पूंजी के लिए लगता है, और एक होता है कि कैपिटलाइज मतलब जैसे मौके का फ़ायदा उठाना। तो कैपिटलाइज ऑन द अपॉर्चुनिटीज मतलब ये मौके का ही फ़ायदा उठाने के लिए है। सुखेन ऑलवेज सीक्स टू कैपिटलाइज ऑन द अपॉर्चुनिटी। कैपिटलाइज ऑन द अपॉर्चुनिटी मतलब होता है मौके का फ़ायदा उठा लेना, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, ठीक है, यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी, कैपिटलाइज द, सीज द अपॉर्चुनिटी, ये होता है। तो एंटोनिम, अगर साइनोनिम पूछता तो ये सीज लगा देती, ये साइनोनिम हो जाता है उसका। और फॉरफीट का मतलब क्या होता है, चूक जाना, उसका मौके का फ़ायदा उठाने से चूकना, तो ये आपका क्या हो गया, एंटोनिम हो जाएगा। और डिसमेंटल का मतलब क्या होता है, जैसे किसी चीज़ को बहुत सजाया धजाया गया है, उसकी सजावट आप उतार लेते हैं, उखाड़ लेते हैं, डिसमेंटल कर देना। डिस्ट्रॉय, नष्ट करना, ये दोनों लग नहीं पाएंगे किसी तरह से। फॉरफीट का मतलब क्या हुआ, मौके का फ़ायदा उठाने से चूक गए। और कैपिटलाइज द अपॉर्चुनिटी मतलब क्या, मौके का खूब बढ़िया से भरपूर फ़ायदा उठा लिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 31 में। 31 में क्या करना, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ देख लेते हैं पहले, फिर नीचे चलेंगे। कमिटमेंट तो गलत हो गया, कमिटमेंट में सिंगल टी होता है। देखो स्पेलिंग देखो, COMMI और सिंगल टी होगा MENT। कमिट में ये स्पेलिंग होती है ना, तो डबल टी नहीं होना चाहिए, ठीक, क्लियर हो गया। अब डेवलपमेंट की सही है रिप्राइव। डिप्राइव, डिप्राइव मतलब होता है किसी को किसी चीज़ से वंचित कर देना, उसको छीन लेना। जैसे आपका मान लो सपोज, अब क्या कहें, जैसे सपोज करिए आपके पास कोई चीज़ है, मान लो फ़ोन है आपके पास, बढ़िया वाला फ़ोन है, घर में किसी ने कहा कर से तो फ़ोन नहीं लोगे, तो मतलब दे डिप्राइव्ड यू ऑफ योर सेल फोन मैनेजमेंट। ये सब बाकी सब की स्पेलिंग सही है, यही वाला आपका आंसर होगा। कमिटमेंट जिसकी गलत है। आगे आ जाओ 32 में। 32 में क्या करना है आपको, एंटोनियम बताना है किसका, अंडरलाइन वर्ड। असाल्ट का मतलब क्या होता है, हमला करना, किसी पर प्रहार करना, ठीक है, आक्रमण करने के लिए सेंस में आता है, तो बचाना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बार देख लो, द बॉय डाइड आफ्टर
ही वॉज असल्टेड बाय द टीचर इन द स्कूल। अब इसका क्रिटिसाइज आलोचना करना कोई लेना देना नहीं, स्कॉल्डेड मतलब डांट खाना हो गया, है ही नहीं। गार्डेड मतलब होता है रक्षा करना, सुरक्षा करना, तो ये हो गया आंसर, वार्ड से नहीं आएगा। तो असाल्ट का अपोजिट क्या हो गया? गार्डेड, जिसकी सुरक्षा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अगला क्वेश्चन है 33 बच्चा। 33 में वन वर्ड सेंटेंस क्या है? वन हु बिलीव्स इन हिज फेट। तो जो भाग्य में भरोसा करता है उसको क्या कहते हैं? फैटलिस्ट। ठीक है, क्या कहते हैं? फैटलिस्ट कहते हैं। आंसर कहीं मिल रहा? ये है आपका फैटलिस्ट, आंसर हो गया। बाकी ऑप्शन जाना चाहते हो? फ्यूजिटिव है। फ्यूजिटिव का मतलब क्या होता है? भगोड़ा। भगोड़ा का मतलब जैसे देश में, किसी देश में अपराध करके आप भाग गए हो यहाँ से, जैसे विजय माल्या हो गए, मेहुल चौकसी हो गए, नीरव मोदी हो गए। ठीक है, तो इन सबको क्या कहता है? फ्यूजिटिव कहा जाता है, भगोड़े हैं ये सब। फैनेटिक का मतलब क्या होता है? बहुत ही कट्टर। कट्टर का मतलब क्या होता है? ये आदमी इतना धर्मांध होता है, इतना कट्टर होता है कि जो चीज़ें इसके दिमाग में, उसके अलावा किसी चीज़ को सुन ही नहीं सकता, एकदम कान बहरा कर लेते हैं, कट्टर हो गया। और फास्टिडियस का मतलब क्या होता है? बहुत ही नकचढ़ा टाइप का आदमी होता है, इसको संतुष्ट करना, इसको खुश करना असंभव काम होता है। ज़रा ज़रा सी बात पे मुंह फूला रहता है, नाक फूली रहती। फास्टिडियस लोग होते हैं, बहुत जल्दी नाराज़ होते हैं, बहुत शार्ट टेम्पर, तुनक मिजाज टाइप के होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? फैटलिस्ट हो गया। नेक्स्ट आ जाओ 34 में। 34 में क्या है? एडियम। अब क्या करना है आपको? वंस इन ब्लू मून। वंस इन ब्लू मून के जानते कहते हैं लोग, कहते हैं ईद के चांद हो गए हो। अब ईद का चांद होने का मतलब क्या होता है? बहुत रेयरली भाई, साल भर में एक बार दिखते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप तो ईद के चांद हो गए, मतलब क्या हुआ? रेयरली दिखाई पड़ते हो। तो ये आपसे आंसर क्या होगा? रेयरली। ओकेजनली मतलब अवसर अवसर पे ये नहीं हो जाएगा, ऑफन प्रायः हो जाएगा, कंटिन्यूसली होगा नहीं, रेयरली होगा, जो बहुत कभी वंस इन ब्लू मून। ठीक है, चलिए 35 में दैट कैन सब्स्टिट्यूट, अंडरलाइन ये, आई एम नॉट अफ्रेड टू स्पोक। अब देखो भैया, टू के साथ क्या लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपने पढ़ ही रखा होगा, बहुत दिन पढ़ागा। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ टू के साथ क्या लगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म स्पोक। तो टू स्पोक नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? टू स्पीक होगा, ये लगाओ आप। तो आई वॉज नॉट अफ्रेड टू स्पोक, देखो फिर टू के साथ स्पोक लगा, गलत हो गया। अब यहाँ क्या लिखा है? टू के साथ स्पीक। आई एम नॉट अफ्रेड टू स्पीक, ये ठीक है। आई वॉज नॉट अफ्रेड टू स्पोकन, अब देखो टू के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, ये भी नहीं होगा, गलत हो गया। अब आई एम नॉट अफ्रेड टू स्पीकिंग, टू के बाद आईएनजी फॉर्म लगा दी, ये भी गलत हो गया। तो एक ऑप्शन बचा आपका, कौन सा वाला? सेकेंड वाला। ठीक है, नेक्स्ट करें 36 में आ जाओ। 36 भैया, इसमें क्या पूछा है इन्होंने? फिर वही इडियम पूछा है, ये अंडरलाइन किया हुआ है। देखो एक बार पढ़ के देखते हैं। द एक्सीडेंट साइट हैड बिकम अ बियर गार्डन बाय आफ्टरनून। और बियर गार्डन का मतलब क्या होता है? बहुत ही नॉइज होती है, जहाँ बहुत शोरगुल होता है, बहुत हल्ला गुल्ला डिस्टर्बेंस होता है। तो सूदिंग एनवायरनमेंट तो हो ही नहीं सकता, प्लेस ऑफ नॉइज एंड डिस्टर्बेंस यही होगा। ठीक, क्लियर हो गया। क्लीन से कोई मतलब नहीं है, पीसफुल होगा ही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। 37 एंटोनिम किसका? वोसिफेरस का। वोसिफेरस जानते हो क्या होता है? बहुत बोलने वाला। मतलब क्या लिखें आपको? गैरोलस लिख दें, गपोड़ी टाइप का आदमी होता है गैरोलस। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बोलता है आदमी। इसका अपोजिट क्या हो गया? साइलेंट हो जाएगा। गैलेंट का मतलब क्या होता है? पराक्रमी। देखो प्रा लिख दिया मैंने, तब भी ठीक हो जाएगा, ये पराक्रमी ऐसे हो गया। एक दिन और एक वर्ड आया था ना, चिवैलरस, तब मैंने कहा था पराक्रमी। चिवैलरस, गैलेंट, ये पराक्रमी शौर्यवान। सलन का मतलब क्या होता है? उदास, मुंह लटकाए बैठा हुआ होता है आदमी। सल्की एक वर्ड सुना है? सल्की के है ये। सल्की का मतलब मुंह फूला रहता है, जिसका हमेशा मुंह फूल, मार के नहीं फूला है मतलब नाराज रहते हैं ऐसे लोग जिनका हमेशा मुंह फूला रहता है। पग्नेशियस का मतलब क्या होता है? ऑलवेज रेडी टू फाइट। ऑलवेज रेडी टू फाइट, ये होगा, ये हो गया पग्नेशियस। मतलब जरा सी बात हुई कि मतलब तुमने जैसे उनकी ओर देख लिया, तो अबे घूर क्यों रहा है बे, ऐसी मतलब आके बिना मतलब लड़ लेंगे भाई। ये पग्नेशियस टाइप के लोग होते हैं, मतलब झगड़ा हाथ में लिए टहल रहे होते हैं। नेक्स्ट आंसर आ जाओ। अगला है 38 में। 38 में देखो दैट कैन सब्स्टिट्यूट है। अब इसमें करना है, ब्रैकेटेड पार्ट को अब लगाना है। लिखा है द ब्रिज विच कनेक्टिंग टू सिटीज।
अच्छा, कोई पुल दो शहरों को जोड़ता है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है, लेकिन आगे लिखा है कि हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय द बम, बम गिरा और वो पुल टूट गया। तो अगर पुल टूट गया है तो ये कनेक्टिंग नहीं होगा, फिर कनेक्टेड होगा, पास्ट में चला जाएगा। तो हैज कनेक्टिंग नहीं होगा, कनेक्ट्स नहीं होगा। देखो होता तो अगर ये हैज बीन डिस्ट्रॉइंग, हैज बीन डिस्ट्रॉयड ना लिखा होता तो ये होता कि एक पुल है जो दोनों टाउन्स को जोड़ता है, तब कनेक्ट्स हो जाता। अब नहीं हो पाएगा, विल बी कनेक्टिंग नहीं, कनेक्टेड जोड़ा करता था क्योंकि अब वो टूट गया है। ठीक है, तो चौथा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 39 में। 39 में आपको एंटोनियम बताना है किसका, वैकेंट का, खाली। तो ही अप्लाइड फॉर द वैकेंट पोस्ट, खाली जगह के लिए उसने अप्लाई कर दिया। तो वैकेंट का अपोजिट होगा, तो खाली का अपोजिट क्या होगा, ऑक्युपाइड हो गया, भरा हुआ है जगह, खाली नहीं है। इम्पटी साइनोनिम हो जाएगा। लूसिड का मतलब क्या होता है, ईजी टू अंडरस्टैंड, कोई ऐसी भाषा जो क्या होती है, ईजी टू अंडरस्टैंड, समझने में बहुत आसान होती है, उसको लूसिड कहा जाता है। ठीक है। इंडिस्टिंक्ट का मतलब होता है नॉट क्लियर, नॉट क्लियर। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ भाई, अगला देख लो। अगला क्वेश्चन है आपका ये साइनोनिम किसका, ये अंडरलाइन किया हुआ, मिरेज। देखो पढ़ के देखते हैं फिजिक्स वाला मिरेज है या कुछ और है। द कर्विंग रॉड ऑफर्स, जो कर्विंग रॉड है, जो मुड़ती हुई रॉड है, वो डैश ऑफ लार्जर एंड स्पेसियस बाथ टब। अच्छा, तो मिरेज का मतलब क्या हुआ, एक तरह से भ्रम। जैसे पढ़ा होगा फिजिक्स में मृग मरीचिका, तो मृग मरीचिका क्या होती है, गर्मी के दिनों में जब आप दूर देखते हैं सड़क पर तो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, तो वहाँ लगता है पानी है जैसे, उसी को मिरेज कहा जाता है। तो एक तरह से ये भ्रम होता है। तो साइनोनिम क्या हो जाता है इसका, इल्यूजन हो जाता है। इल्यूजन का मतलब भ्रम हो जाता है। ये रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, जैसे हमारी नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं। जैसे मान लो पैर में चींटी काट ली तो तुरंत पैर उठा लेते हो, ये रिफ्लेक्स होता है, इसी को कहा जाता है। वर्चुअल का मतलब जो होता है कंप्यूटराइज्ड बनाया गया, जैसे जो कार्टून वगैरह तमाम आते हैं, डोरेमोन वगैरह, ये सब क्या है, ये रियल लाइफ में नहीं है, ये वर्चुअल है, कंप्यूटर के लाइफ में होते हैं। और फिशन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज़, एक होता है फ्यूजन, एक होता है फिशन। तो फ्यूजन क्या होता है, जब कोई चीज़ दो टुकड़े में टूटती है तो उसको क्या कहते हैं, फिशन। और जब दो चीज़ें एक में आके मिल के एक बन जाती हैं तो उसको क्या कहते हैं, ये होता है फ्यूजन। और फिशन का मतलब एक चीज़ टूट के दो बन जाती है तो वो फिशन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 से लेकर के 45 तक कहानी वही है, एक बार पढ़ लो उसको, लेकिन पढ़ने के पहले क्या करो आप, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। ठीक है, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं तब यहाँ आते हैं। पहला क्वेश्चन है टोन ऑफ द पैसेज, अभी नहीं कर पाओगे। टाइटल ऑफ द पैसेज, ये भी अभी नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट पेज पे चलो। टोन और पैसेज बाद में ही करना है। एंटोनिम बताना है किसका, कोइंसाइड का। कोइंसाइड का मतलब होता है जब दो काम एक साथ होते हैं। कभी कभी जैसे होता है हम कुछ बोलने जा रहे हैं, वही बात आप बोल देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, कोइंसिडेंस कहते हैं। मतलब इत्तेफाक साथ में घटित होना, टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, टेक प्लेस एट सेम टाइम, ये होता है एट सेम टाइम, टेक प्लेस एट सेम टाइम। तो डिफर हो जाएगा इसका, क्योंकि एग्री हो नहीं सकता, सिमिलर हो जाएगा, कंफ्यूज भी नहीं होगा और डिटेस्ट भी नहीं होगा। इसमें एक ही हो सकता है डिफर, बिना पैसेज पढ़े हो गया, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कह रहे हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज कंट्रीब्यूटेड टू द एक्सपेंशन ऑफ मिडिल क्लास। ये पकड़िए, कौन सा इसमें से कौन सी चीज़ है जो एक्सपेंशन ऑफ मिडिल क्लास को बढ़ावा दे रही, जो कंट्रीब्यूट कर रही, ये आपका मेन क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 45 में देखो। 45 में कह रहे हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, गलत क्या, झूठ क्या है इसमें। तो ये बिना पूरा पैसेज पढ़े तो नहीं हो पाएगा। आपको पैसेज में एक आंसर लिखा हुआ मिलेगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मिडिल क्लास के एक्सपेंशन को कंट्रीब्यूट कर रही हैं, यही आपको ढूंढना है। बाकी चलिए हम लोग पढ़ते हैं जब पैसेज, वही आंसर मिलता जाएगा। क्वेश्चन आपको याद होंगे ना, तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि इंडियाज फेवरेट डेमोग्राफिक ट्रेंड्स विच हैव इंक्रीज्ड द वर्क फोर्स परसेंटेज, ये मिल गया आपको। ठीक है, वर्क फोर्स परसेंटेज ऑफ ओवरऑल पॉपुलेशन हैव पेव्ड द वे फॉर सिग्निफिकेंट मिडिल क्लास, ये है ना। पेव द वे मतलब मार्ग प्रशस्त किया, मतलब कंट्रीब्यूट किया फॉर द सिग्निफिकेंट मिडिल क्लास एक्सपेंशन, काफ़ी हद तक में इसे मिडिल क्लास का एक्सपेंशन हुआ। किसने किया इसको, कारण देखो, इसके पहले लिखा है कारण क्या लिखा है,
ये है ना फेवरेबल डेमोग्राफिक ट्रेंड। और लिखा है वर्क फोर्स परसेंटेज, वर्क फोर्स परसेंट नहीं है, लिखा इंक्रीज्ड वर्क फोर्स परसेंट, ये आपका आंसर होगा, इंक्रीज्ड वर्क फोर्स परसेंट। मैं इतना कर दिया हूँ, ठीक, एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया हम लोगों को। लिखा है अ बिग पॉपुलेशन bulge emerging from absolute poverty and set to reach the middle class would generate new dynamics. In India, over 55% of the population is projected to reach the middle class. In reality, because India's demographics are significantly younger than China, इंडिया का जो डेमोग्राफिक्स है वो चाइना से पुराना है, चाइना से बाद का है। पहले पॉपुलेशन चाइना की बढ़ी थी, बाद में इंडिया की बढ़नी थी। एंड द यूनाइटेड स्टेट्स के बाद का है। द कंट्रीज मिडिल क्लास, जो हमारे देश का मिडिल क्लास है, ये हमेशा ध्यान रखना, इंडिया का चल रहा है सब कुछ, ये शुरुआत में इंडिया लगा हुआ है। तो कंट्रीज मिडिल क्लास माइट बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, कुछ समय में इंडिया का जो मिडिल क्लास है वो दुनिया का सबसे बड़ा मिडिल क्लास हो जाएगा, हो सकता है, इस समय की नहीं कह रहे हैं। By 2025, it is no exaggeration to argue that figure growth will be reliant on the increasing middle class and that the middle class development will be reliant on growth, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। ग्रोथ हैज बीन फ्यूल्ड, जो ग्रोथ है वो फ्यूल्ड मतलब क्या होगा, बढ़ रही है। उसको ईंधन कौन दे रहा है, दोनों दे रहे हैं, प्राइवेट कंजम्पशन भी दे रहा है एंड सेविंग जो उनकी बचत हो रही है वो भी कर रहा है। तो बोथ ऑफ द विच, ठीक है, बोथ ऑफ विच आर फ्यूल्ड, मतलब इन दोनों को बढ़ावा कौन दे रहा है, बाय मिडिल क्लास, इनको मिडिल क्लास बढ़ावा दे रहा है। इंडियाज प्राइवेट कंजम्पशन अकाउंट्स ओवर 60% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी व्हाइल प्राइवेट कंजम्पशन ग्रोथ कंट्रीब्यूटेड टू 70% ऑफ द कंट्रीज ग्रोथ सिंस 2000। डिस्पाइट द फैक्ट दैट चाइनाज मिडिल क्लास इज नाउ ग्रेटर देन इंडिया, ये अंडरलाइन करना जरा, ये इस पर क्वेश्चन है, ये इस पर ध्यान रखना, मैं हो सकता है फिर लौट के आना पड़े, तो इसके लिए ये लिखा हुआ है चाइनाज मिडिल क्लास इज नाउ ग्रेटर देन इंडिया, जो चाइना का मिडिल क्लास है वो इंडिया से ज़्यादा है, ये ध्यान रखिएगा। आगे लिखा है कि प्राइवेट स्पेंडिंग इन द फार्मर अकाउंट्स इज फॉर अ लेसर शेयर ऑफ ग्रोथ in contrast to the United States where domestic savings are dropping and the country borrows excess funds from outside to invest in and expand। आगे लिखा है वहीं इंडियाज डोमेस्टिक सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आर इंक्रीजिंग, जैसे वहाँ का कह रहे हैं घट रहा है, इंडिया का बढ़ रहा है, एंड फंडिंग इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, और इंडिया इन्वेस्टमेंट में फंडिंग की बात हो रही है। द इमरजेंस ऑफ द मिडिल क्लास इज एंटिसिपेटेड, जो मिडिल क्लास है उसकी इमरजेंस को एंटिसिपेट मतलब अनुमान लगाया जा रहा है टू कोइंसाइड का मतलब क्या होगा, साथ में होना, विद द ट्रांजिशन अवे फ्रॉम द लार्ज स्केल इनफॉर्मेलिटी विच नाउ कैरेक्टराइजेज मच ऑफ द सर्विसेज एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स एंड टूवर्ड मोर फॉर्मल वेज अर्निंग, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ फॉर्मल हो जाएगा, और जो वेज अर्निंग है, जो मजदूरी लोग कमा रहे हैं, एंड मीडियम स्केल फर्म्स, ठीक है। तो कोइंसाइड का मतलब क्या होगा, दोनों करीब करीब साथ साथ में ही होंगे, ऐसा इन्होंने कहा जा रहा है। कि आगे लिखा कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स विल स्प्रेड एट अ फास्टर रेट, सिटीज़ विल एक्सपेंड एज जॉब पॉसिबिलिटीज कंसंट्रेशन ऑन देम, सिटी ऐसे बढ़ेगी जब जॉब कंसंट्रेशन बढ़ेगा, वहाँ पे ज़्यादा जॉब की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी तो सिटी बढ़ जाएंगे। इफ़ देयर इज एनफ मूवमेंट अक्रॉस स्टेट, अगर एक दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट में मूवमेंट अच्छा होगा फ्रॉम रूरल टू अर्बन रीजन, तो द पॉपुलेशन इंक्रीज विल बी मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो जो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी वो हर जगह समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, कम ज़्यादा में होगी। तो जो टोन है इसकी कैसी है, टोन में देखो, डिडैक्टिक मतलब होता है उपदेश देना, तो इसमें कहीं भी पूरे में उपदेश तो दिया नहीं उन्होंने, डिडैक्टिक है नहीं। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ, जो उन्हों को दिखाई दे रहा है। देखो अगर किसी डेटा पर बेस्ड होगा सब कुछ, वो डेटा पर बता जा रहे हैं, और जो होने वाला है रिसर्च पे है वो क्या होता है, अप्रोच ऑब्जेक्टिव होती है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ को वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, राइटर के अपने विचार होते हैं। जैसे सपोज करो कोई प्रॉब्लम है, मान लो जैसे सपोज करो कि एक ये मतलब कूड़े का ढेर है, इस कूड़े के ढेर पर एक कोई बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, बैठ नहीं पाया, ठीक से समझ जाना, यहाँ पे कोई बच्चा बैठा हुआ है और कूड़े के ढेर से कुछ बीन बीन के खा रहा है। किसी इसको राइटर ने देखा और उन्होंने इसी पर एक आर्टिकल लिख दिया, और आर्टिकल में 4 लाइन में उन्होंने ये लिखा था कि एक बच्चा कूड़े के ढेर पर बैठ करके और कुछ खा रहा था।
तो और बस खाली इतना लिखा। उसके बाद वो पॉवर्टी पर लेक्चर देना शुरू कर दिए, सोशल जस्टिस पर लेक्चर देना शुरू कर दिए, और वेल्थ के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पर लेक्चर देना शुरू किया। 4 लाइन की घटना थी, उसके बाद उन्होंने पूरे 2 पेज का भाषण लिख दिया। तो ये क्या होता है, वो सब्जेक्टिव होता है, राइटर के अपने व्यूज़ होते हैं किसी सीन पर। और अगर उन्होंने इसी सीन का वर्णन किया होता 2 पेज में तो क्या होता, ऑब्जेक्टिव। जो देखा वो लिखा ऑब्जेक्टिव होता है, और देखने के बाद जो फील किया वो लिखा तो वो सब्जेक्टिव होता है। तो ये सब्जेक्टिव नहीं था, पूरा का पूरा क्या है, ऑब्जेक्टिव है। क्रिटिकल कहीं नहीं है, कहीं आलोचना नहीं की गई है। ठीक, टाइटल में आ जाओ। देखो इसका टाइटल क्या हो सकता है, तो फेवरेबल डेमोग्राफिक ट्रेंड इन इंडिया। इंडिया में जो डेमोग्राफिक ट्रेंड है वो फेवरेबल दिखाया तो है, लेकिन थोड़ा सा, मतलब 4 लाइन में इन्होंने फेवरेबल दिखाया था, बाकी 4 लाइन से ज़्यादा नहीं है वो, तो ये नहीं हो पाएगा। राइज ऑफ मिडिल क्लास इन इंडिया, ये पूरा है। शुरुआत ही यहीं से हुई थी, और शुरू से लास्ट तक राइज ऑफ मिडिल क्लास इन इंडिया इसी पर चर्चा हो रही है। ड्रॉपिंग डोमेस्टिक सेविंग्स ऑफ यूएसए, ये तो देखो जब इंडिया से कंपेयर कर रहे थे तो 2 लाइन में इन्होंने लिख दिया, तो 2 लाइन के मैटर को हम टाइटल नहीं बना सकते। मिडिल क्लास एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी जरा सा था थोड़ा सा। जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि इंडिया में मिडिल क्लास के राइज पर लिखा हुआ है वो, मतलब ये टॉपिक ऐसा है जो शुरू से लास्ट तक कवर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। कोइंसाइड का मतलब जब 2 घटनाएं एक साथ घटित होती हैं तो उसके अलग अलग होंगी तो डिफर कर देंगे। इसका आंसर वही है जो पहले सोचा था। इसमें इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है, एक्सपेंशन ऑफ द मिडिल क्लास क्यों हो रहा है। देखो, इंक्रीज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये कारण नहीं है। पहले ही जब शुरू किया था पैसेज पढ़ना, वहीं क्या लिखा था, इंक्रीज्ड प्राइवेट कंजम्पशन भी नहीं है। क्या था, इंक्रीज्ड वर्क फोर्स परसेंटेज। याद करो जब मैं शुरू में पढ़ना शुरू किया था तभी मैंने कहा था, पहला ही पैराग्राफ 2 लाइन दूसरी लाइन में था, जो वर्क फोर्स इंक्रीज कर रही है इंडिया में, वर्क फोर्स परसेंटेज इंक्रीज करने की वजह से मिडिल क्लास में राइज आ रहा है। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, 3rd वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ 45 में। 45 में कौन सी चीज़ फॉल्स है, पढ़ो। देखो, चाइनाज मिडिल क्लास इज करंटली स्मॉलर देन इंडिया। देखो मैंने गोल गोल किया था अंडरलाइन, वहाँ क्या था, जो चाइना का मिडिल क्लास है वो इंडिया से बड़ा है। ठीक है, ग्रेटर लिखा था। चाइना मिडिल क्लास इज करेंटली ग्रेटर देन इंडिया। तो ये बात फॉल्स हो गई, यही आंसर होगा, बाकी सब सही होगा, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ कॉम्प्रिहेंशन में पैस, ये वाला क्लोज टेस्ट वाला। इसमें देखो 5 ऑप्शन है, करना क्या है पता ही है आप लोगों को, पे क्या बताना समझाना। ठीक है, सीधे पढ़ो। चैलेंजेस आर डैश दैट नॉक ऑन आवर डोर। तो चैलेंज डैश चीज़ हैं जो हमारे दरवाजे पर दस्तक देते हैं। तो हमारे दरवाजे पर कौन दस्तक देता है, अपॉर्चुनिटी दस्तक देती है दरवाजे पर। आगे पढ़ो। इट मे साउंड डिफिकल्ट टू डैश द ऑब्स्टैकल्स इन आवर कैरियर। ऐसा इट में साउंड, ऐसा लग सकता है कि ये बड़ा कठिन हो। ऑब्स्टैकल्स का मतलब क्या होता है, बाधाएं, मुश्किलों बाधाओं पर डैश कर पाना बड़ा मुश्किल आपको लग सकता है। तो ठीक, आगे लिखा हुआ है, बट चैलेंजेस आर रिवार्डिंग। लेकिन जो चैलेंज होते हैं वो हमारे लिए रिवार्डिंग होते हैं। हमको कुछ, जब चैलेंज आप फेस करते हो तो उसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। इफ़ देयर वर नो चैलेंजेस, अगर दुनिया में कोई चैलेंज ना होता, कोई चुनौती ना होती, कोई मुश्किल ना होती, तो देयर वुड हैव बीन नो डैश ऑन दिस प्लेनेट। तो इस प्लेनेट पर डैश चीज़ ना होती। देखो चैलेंज से क्या चीज़ पैदा होती है वो यहाँ पे आ जाएगा। एवरी चैलेंज पोजेस एज एन अपॉर्चुनिटी। हर चैलेंज हमारे सामने खड़ा होता है एक अवसर की तरह। एक, आप देखो ये लगाओ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ नहीं, यहाँ 1 वाले पे आगे लिखा है, फॉर दोज हु लाइक टू पुट देयर डैश टू द फुलेस्ट यूटिलाइजेशन। अरे बाप रे, फुल में सुपरलेटिव, क्या बात कर दी। तो इन्होंने कहा एवरी चैलेंज, हर चैलेंज हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी खड़ी करता है। फॉर दोज, उन लोगों के लिए जिन लोगों को अपना पूरा का पूरा ढकेल देना, पूरा का पूरा क्या लगा देना है, पूरी की पूरी एनर्जी, पूरी की पूरी पोटेंशियल, सामर्थ्य। आगे लिखा है, नॉलेज एंड डैश इज द की टू ओवरकम चैलेंजेज। देखो चैलेंजेस पर ओवरकम करना, यहाँ पे ओवरकम लिखा है इन्होंने चैलेंजेस के लिए, तो हो सकता है हमको ओवरकम मिल जाए। यहाँ लिखा ऑब्स्टेकल्स इन आवर कैरियर, चैलेंजेस लिखा है, तो ओवरकम शायद हमारा एक क्लू बन सकता है। तो चैलेंजेस पर ओवरकम करने के लिए नॉलेज एंड डैश चीज़ की ज़रूरत होती है। तो नॉलेज एक पॉजिटिव वर्ड है, तो यहाँ भी कुछ पॉजिटिव वर्ड लगाएंगे। तो पहले वाले फिलर के लिए आप क्या लगा रहे हो, ठीक है, अब सोच के बताओ। पहले वाले फिलर के लिए चैलेंजेस आर डैश, तो यहाँ पर भी चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज का।
चैलेंजेज आर फियर, चैलेंज डर है, ये तो कहीं पैसेज में कहा ही नहीं है। चैलेंज ट्रबल है, नहीं, चैलेंज को इन्होंने प्रॉब्लम नहीं कहा, चैलेंज को क्या कहा, अपॉर्चुनिटी कहा, कुछ आगे कुछ पाने का मौका है जो हमारे दरवाजे पर दस्तक देता है। तो वो डर नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, वो ट्रबल नहीं है, बल्कि क्या है, अपॉर्चुनिटीज हैं, अवसर हैं। ठीक है, आगे आ जाओ, नेक्स्ट में आ जाओ। सेकेंड नंबर पे यहाँ पे क्या लगाओगे, डिफिकल्ट टू डैश द ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल मतलब बाधाएं, हमें मुश्किलों पर क्या करना नहीं हो सकता है, फॉरगो करना, फॉरगो तो बिल्कुल नहीं होगा। मीट, तो मीट द चैलेंज होता है। अगर चैलेंज यहाँ ऑब्स्टेकल्स की जगह मीट लिखा, चैलेंज लिखा होता तब हम मीट लगाते हैं। मीट द चैलेंज सुटेबल होता है, मीट द ऑब्स्टेकल नहीं होता। ऑब्स्टेकल बाधा है, बाधा से उबरना होता है, निकलना होता है, और चैलेंज को का सामना करना होता है, तो मीट नहीं लगा पाओगे। चैलेंज को सॉल्व, ऑब्स्टेकल को सॉल्व नहीं किया जाता, तो क्या होगा, ओवरकम द डिफिकल्टी होगा, ओवरकम द प्रॉब्लम होता है, ये ओवरकम लगाना पड़ेगा यहाँ पे। और मैंने नीचे देखा भी था, ये ओवरकम चैलेंजेस, मुश्किलों के लिए ओवरकम इन्होंने यूज किया है निकलने के लिए, तो हम भी ओवरकम लगा देंगे आराम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, थर्ड नंबर फिलर पे, यहाँ आ जाओ, क्या लगाना है। इफ़ देयर वर नो चैलेंजेस, अगर दुनिया में चैलेंज न होते तो देयर वुड हैव बीन नो डैश ऑन दिस प्लेनेट, तो इस प्लेनेट पर क्या नहीं होता, रिक्वायरमेंट नहीं होती, कि इन्वेंशन ना होता, कि साइंटिस्ट ना होते, कि साइंस ना होता, बताओ। तो देयर, हाँ, इफ़ देयर वर नो चैलेंजेज, अगर चैलेंजेज ना होते तो देयर वुड हैव बीन नो डैश ऑन दिस प्लेनेट, तो इस प्लेनेट पर रिक्वायरमेंट तो हटा दो और साइंस भी हटा दो। चैलेंजेस ना होते तो साइंस ना होती, ऐसा तो नहीं कह सकते। चैलेंज ना होते तो इन्वेंशन ना होता या साइंटिस्ट्स नहीं होते। तो देयर वुड हैव बीन नो, वो नो लगा हुआ है ना यहाँ पे, नो लगा है तो साइंटिस्ट मत लगाओ, तब क्या लगाओ, सिंगुलर लगाओ, इन्वेंशन लगाओ। ठीक है ना, ज़्यादा सूटेबल ये रहेगा। क्लियर है। अगर चैलेंज ना होता तो वैज्ञानिक ना होते, कि आविष्कार ना होते, तो शायद आविष्कार ना होते, मुझे तो वही लग रहा है, आविष्कार नहीं होने चाहिए थे। ठीक, चैलेंजेज से ही आविष्कार हुए हैं। ठीक है, तो हमको ज़्यादा सूटेबल वही लग रहा है कि हम वहाँ पे इन्वेंशन लगा दें। आप लोगों को क्या लग रहा है बताइएगा हमको। ठीक है, कुछ लोगों को साइंटिस्ट लगा होगा। चलो ये वाले आ जाओ। तो ये तो हो गया ना, ये तो हो चुका, अब हमको करना है ये वाला। ठीक है, पढ़ के देखते हैं। एवरी चैलेंज पोजेज एन अपॉर्चुनिटी, हर चैलेंज हमारे लिए एक अवसर होता है, फॉर दोज, उन लोगों के लिए जो लाइक टू पुट देयर डैश टू फुलेस्ट यूटिलाइजेशन। तो क्या लगाते हैं, जो क्या झोंक देते हैं अपना पूरा का पूरा, जॉब झोंकेंगे नहीं, पूरा वर्क झोंकेंगे नहीं, पूरा टाइम या पोटेंशियल, तो टाइम नहीं पोटेंशियल, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपनी ताकत, अपनी सामर्थ्य पूरी की पूरी लगा देते हैं, तो ये पोटेंशियल होगा। नॉलेज एंड डैश, क्या चीज़, नॉलेज के साथ क्या चीज़ जरूरी होता है इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, तो नॉलेज चाहिए, नॉलेज के साथ गजट चाहिए, क्या हथियार लेके जाओगे, कि पेशेंस चाहिए। नॉलेज के साथ मैच तो पेशेंस कर रहा है। कॉन्फिडेंशियलिटी, अच्छा कॉन्फिडेंस अगर लिखा होता तो ज़्यादा ठीक था, कॉन्फिडेंशियलिटी लिखा है तो नहीं होगा। टाइम नहीं, क्या चाहिए, नॉलेज एंड पेशेंस चाहिए। तो ये हो गए आपके 50 क्वेश्चंस आज के। ठीक, तो हम लोग 6 सेट लगा चुके हैं, अब आपके पास केवल 3 सेट बचे हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट नई चीज़ों पे आएंगे। तो ये सेशन आज का आप लोगों को कैसा लगा, अपनी राय दीजिएगा। ठीक है, अब देखो लास्ट में ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे, 1 घंटा हो गया लगातार बोलते हुए, बिना कुछ भी आराम किए, लगातार हो गया, पानी भी नहीं पिए बीच में। ठीक है, तो अब बातें ज़्यादा नहीं होगी, मैं जल्दी से जल्दी ये सेशन वाइंड अप करता हूँ। आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करो, और अपनी जो आपके मन में लग रहा हो, अगर कुछ गड़बड़ लग रहा हो तो हमको बता दिया करिए। ठीक है, तो कल वाले सेशन में मिलेंगे, अब थकान लगी है, चलिए ठीक है, बाय बाय, कल मिलेंगे, टेक केयर।